नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ कांग्रेस जोर शोर से अपने चुनावी अभियान को लगातार हरियाणा में सक्रिय किए हुए है, तो वहीं अब चुनावी मैदान में बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में पिछड़े वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और बहुत सारी ढेर सारी ऐसी बातें भी कही हरियाणा के बारे में, और ख़ास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े हमले किए उन्होंने, और कहा कि अगर हुड्डा साहब को चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि मैं पाई पाई का हिसाब देने को तैयार हूं, आप अपने आंकड़े लेकर जो है वो आए। तो क्या पिछड़े वर्ग को रिझाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? हाल ही में बीजेपी ने जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है। तमाम तरह की गतिविधियां हरियाणा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अब पिछड़े वर्ग को रिझाने की कोशिश कर रही है? हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक सांगवान और प्रवेश चौहान हैं। आलोक, आप ही से सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने अब अपना जो वोट बैंक है खास करके शिफ्ट कर दिया है और पिछड़े वर्ग की तरफ अब ज़्यादा ध्यान दे रही है बीजेपी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की कोशिश ये है कि दक्षिणी हरियाणा जो है, खासकर दक्षिणी हरियाणा की जो 6 जिले हैं, उनकी तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं, जो कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि ये सीटें यहाँ पर बीजेपी बढ़त बना सकती है। इसलिए बीजेपी सीधे तौर पर उन सीटों को साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया गया महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ के साथ लगते महेंद्रगढ़ जिला, इसके साथ-साथ रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव और मेवात, ये तमाम जो जिले थे, जिनमें से झज्जर भी, ऐसे तमाम जिलों से वहां पर लोग पहुंचे, पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम था, फिर भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे और अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की गई, और तमाम वो चीज़ें गिनाई गई जो पिछड़ा वर्ग के लिए की गई हैं। यानी बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि पिछड़ा वर्ग को, जो कि 40% प्रदेश में, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की जो वोट हैं वो कहीं न कहीं हैं, ऐसे में उस वर्ग को साधने की बीजेपी की कोशिश है। और बीजेपी ये चाहती है कि दक्षिणी हरियाणा का ये जो इलाका है, इसको अपनी तरफ से बीजेपी के गढ़ के तौर पर रखा जाए, क्योंकि आपको याद होगा जब 2014 का लोकसभा चुनाव था, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में रेवाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तो पहली रैली रेवाड़ी में की गई थी। और रेवाड़ी से कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना जो चुनावी जो कार्यक्रम था, उसका शंखनाद वहां से किया था, और बीजेपी को बढ़त मिली हरियाणा में। इसके बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उस इलाके में पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस महेंद्रगढ़ जिले में आज ये रैली की गई थी, ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया गया, वहां पर बीजेपी की सिर्फ एक महेंद्रगढ़ की जो सीट थी, उसको ये माना जाता था कि रामविलास शर्मा वहां से जीतकर आते हैं। इसके अलावा उस इलाके में बीजेपी की सीट नहीं आती थी। वहां पर भी बीजेपी ने तमाम जो सीटें थी, बीजेपी ने 2014 में जीती, और अपने बलबूते पर बीजेपी सत्ता में आई। अब बीजेपी ये चाहती है कि इस तमाम गढ़ को वो बचा कर रखे। आपको याद होगा कि इस लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल वहां पर एक रैली की थी, और उस रैली के जरिए उस इलाके को साधने की कोशिश की, और उसका परिणाम ये हुआ कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र और दूसरा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र, दोनों जगह पर पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी पार्टी ये मानती है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, गुड़गांव में और भिवानी महेंद्रगढ़ में और इसके साथ लगते इलाके में, तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना जो वोट बैंक है उसको और मजबूत कर सकती है। इसीलिए इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए ये कोशिश की गई। जिस तरीके से गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को पंचकुला आए थे, और कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं एक जोश भरने की कोशिश अपनी तरफ से गृह मंत्री ने की थी। उसके बाद तकरीबन 20 दिन के अंदर ये दूसरा ऐसा दौरा गृह मंत्री का है, यानी गृह मंत्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान सीधे अपने हाथों में ले ली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने इससे पहले के चुनाव में, क्योंकि 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें आई थी, और अब की बार 2024 में 5 लोकसभा सीटें पार्टी ने खो दी। इसीलिए
गृह मंत्री ने बड़ी गंभीरता से हरियाणा के विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं और अपनी तरीके से इस तमाम चीज को अपने ढंग से इस प्रदेश की राजनीति को चलाने के लिए, पार्टी की राजनीति को चलाने के लिए सीधे तौर पर चुनावी राजनीति को अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हर वर्ग को साधा जाए। और ये सम्मेलन में भी साफ तौर पर ये कहा गया कि बीसी वर्ग के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने जगह दी है, यानी सैनी का जो चेहरा है, नायब सैनी का जो चेहरा है, उसको भुनाने की कोशिश इस विधानसभा चुनाव में की जाएगी। और आपने देखा कि किस तरीके से हुड्डा पर सीधा वार किया और ये कहा कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से, क्योंकि दीपेंद्र की जो पदयात्रा चल रही है उसका स्लोगन ये है कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो साफ तौर पर अमित शाह ने ये कहा कि बनिए के बेटे हैं और तमाम हिसाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे तो वो अपनी तरफ से अपने 10 साल के शासन का जो लेखा जोखा है, जो काम उन्होंने किए हैं, वो लेकर मैदान में आ जाएं और बीजेपी अपनी तरफ से तमाम कामों का हवाला देगी। यानी सीधे तौर पर अमित शाह ये चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के बीच में ना रहे और जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहे। और ऐसे में एक और चीज जो आज कही गई, सीधे तौर पर यह कहा गया कि बीसी जो वर्ग का आरक्षण है, यदि कांग्रेस आएगी तो इस आरक्षण को मुसलमानों को दे देगी। जिस तरीके की चीज आपको लोकसभा चुनाव के दौरान सुनने को मिली थी, वैसी ही चीज यहां पर देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं बीसी वर्ग को साधने के लिए उनके सेंटिमेंट जो है उनको ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है, ताकि जो बीसी वर्ग है उसके वोट बैंक को साधा जाए और पार्टी के साथ जोड़ा जाए। यानी 40% जो वोट बैंक है उसका उस पर एक नजर है और 24 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर बीजेपी की सीधी नजर है। जी प्रमोद। बिल्कुल आलोक, आपने जिस तरीके से कहा, और मुसलमानों वाला जो बयान है वो काफ़ी चर्चा में भी है, क्योंकि कर्नाटक का इसमें जिक्र किया गया था कि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आती है तो उसी तरीके का यहाँ पर भी कांग्रेस कर सकती है, ऐसा अमित शाह ने कहा था। प्रवेश, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा, 2019 में 10 की 10 सीटें और इस बार जो है 5 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, तो क्या अमित शाह जो है हरियाणा में पिछड़े वर्ग को रिझाने के लिए, या यूं कहें कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति जो है वो बना रहे हैं क्या? प्रवेश, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? शायद जी तकनीकी प्रमोद। खराबी जी हो प्रमोद, मेरी सकती है। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज़, बताइए। जी प्रमोद, हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में जो पिछड़ा वर्ग को साधने की जो बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, उसकी अगर बात करें तो 27% के करीब जो वोट बैंक है वो पिछड़ा वर्ग का आता है। वहीं दूसरी तरफ जो जाट वोट बैंक है वो 28% के करीब है। फिर 7-8% ब्राह्मण और बाकी जो जातियां हैं उनका वोट प्रतिशत है। तो कुल मिलाकर जो गणित यहाँ पर बीजेपी देखने की कोशिश कर रही है वो ये कोशिश कर रही है कि पिछड़ा वर्ग को अगर हम साधें तो 27% वोटर्स जो पिछड़े वर्ग के हैं उनमें से कहाँ तक वो अपने पक्ष में उनको करने में कामयाब होती है। और दूसरा जो नॉन जाट वोट्स हैं, क्योंकि जाट जो हरियाणा के हैं वो नाराज हैं बीजेपी से, जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में भी उठाना पड़ा था। तो बीजेपी का जो गणित है वो यही काम कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग को किसी न किसी तरीके से साधने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो जाट वोटर है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है। बटा हुआ इस सेंस में है जैसे हरियाणा में 2-3 पार्टियां हैं। आईएनएलडी भी अपने आप को जाट पार्टी बताती है और जेजेपी भी में भी जाट वोटर जो है काफी संख्या में जाते हैं। वहीं कांग्रेस में भी वो वोट बैंक जो है जाट वोटर्स का है। तो कहीं ना कहीं इन 3 जगहों पर जब जाट वोटर्स का वोट बटेगा तो फायदा इनडायरेक्टली बीजेपी को होगा। तो उस स्थिति में बीजेपी ये चाहती है कि पिछड़ा वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। पिछड़ा वर्ग जितना बीजेपी के साथ आएगा उतना फायदा बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसका एक फैक्टर भी ये रहा है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से रहा हरियाणा में भी, पंजाब में भी, तो जाटों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अगेंस्ट जाता है। आलोक, क्या अब ये माना जाए कि जिस तरीके की स्थिति जब लोकसभा चुनाव में पैदा हुई है, 5-5 का आंकड़ा, बीजेपी के पास 5 सीटें और कांग्रेस के पास भी 5 लोकसभा की सीटें आई, तो क्या बीजेपी का अब जाटों के प्रति मोह भंग हो गया है पूरी तरह से? देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी को ये साफ तौर पर पता है कि जाट वोट बैंक जो है वो सीधे तौर पर
बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से, क्योंकि तमाम जो चीजें होती हैं, राजनीतिक पार्टियां यदि कोई राजनीतिक कदम उठाती हैं तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। फरवरी में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तरफ से एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे का परिणाम ये हुआ कि नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में एक नए चेहरे के तौर पर पेश किया गया, यानी मुख्यमंत्री बदला गया। ये एक सर्वे था जिसके जरिए उनको ये पता लगा कि यदि मनोहर लाल खट्टर के चेहरे के जरिए वो विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो नुकसान हो रहा है। ऐसे में नायब सिंह सैनी के चेहरे के तौर पर उन्होंने ये समझा कि राजनीतिक तौर पर ये फायदा होगा। और जिस तरीके से लगातार जो गैर जाट की राजनीति है उसको लेकर बीजेपी गंभीर हो रही है, और बीजेपी ये जो आज का सम्मेलन था जिसमें बीसीए, बीसीबी और ओबीसी इन तमाम वर्गों को एक साधने की कोशिश है बीजेपी की। और हाल में जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली को, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का प्रदेश का, तो ये भी कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश है कि ब्राह्मणों के जरिए और गैर जाट के जरिए कहीं न कहीं बीजेपी उस तमाम वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से परवेश ने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में ऐसी हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो उनके साथ जाट वोट बैंक जुड़ता है। कहीं न कहीं उनके साथ उन वोटर्स का जुड़ाव है जिसमें आईएनएलडी है, जेजेपी है, कांग्रेस है, और कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जो जाट वोट बैंक है वो कहीं न कहीं उनके जरिए उन पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जाट वोट बैंक में वो सेंध नहीं लगा सकते हैं, तो वो कहीं न कहीं गैर जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की है, और यही कोशिश बीजेपी इन तमाम सम्मेलन के जरिए कर रही है। जी। बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो जो स्थिति बन रही है हरियाणा में, एक तरफ जैसे आपने कहा कि जाट और नॉन जाट का मामला जो है कहीं ना कहीं बीजेपी वो नब्ज जो है टटोलने की कोशिश कर रही है कि कहाँ से सत्ता का रास्ता जो है हरियाणा में आएगा। मौजूदा जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति बन चुकी है, अगर खास करके हरियाणा की बात करें तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से। प्रवेश, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या अब जब मुकाबला होगा बीजेपी खास करके हरियाणा में जो चुनाव लड़ेगी वो नॉन जाट और जाट के बीच का मुकाबला रहेगा, या फिर यूँ कहें कि नहीं अब की बार जो है वोटर इतना जागरूक हो चुका है, वो अब हो सकता है कि बीजेपी जिस तरीके का दांव चल रही है उसको फेल करने में कामयाब हो, या कांग्रेस या जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके का दांव चलने की कोशिश कर रही है वो अब वोटर उसको समझता है, वो ये जो जातिवाद वाद वाली जो राजनीति है इससे बिल्कुल परे होगा। देखिए प्रमोद, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि जातिवाद नहीं है या जातिवाद के अलावा जो है वो वोटर सोचता है, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर यही होता है कि ज्यादातर जो है जातिवाद का ही कार्ड चलता है। क्योंकि हरियाणा में पिछले चुनावों में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जो वोट पड़े वो जातिवाद के नाम पर, मतलब एकदम से वो ये नहीं कि डायरेक्टली कहेंगे कि भाई हम उस जाति को वोट देंगे या उस जाति को वोट देंगे, लेकिन जो वोट पड़ता है उसका पैटर्न कहीं ना कहीं इसी तरीके का होता है। तो जहां तक कि आने वाले चुनाव की बात है तो उसमें भी ये पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो इस तरीके की बातें भी सोचता है। जो मॉडर्न जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो इस तरीके की बातें सोचते हैं कि भाई जातिवाद से उठकर जो है वोट किया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हरियाणा के स्तर की अगर बात करें तो हरियाणा में भी वो जातिवाद का जो कार्ड है वो अभी भी चलता है, और सभी राजनीतिक पार्टियां इसको समझती भी हैं। बिल्कुल आलोक, क्या अब जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है हरियाणा में, एक तरफ अमित शाह जो है सीधा सीधा हमला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के पास अब हरियाणा में वो चेहरा नहीं है जो एक जाट दिग्गज नेता को टक्कर दे सके, या फिर यूँ कहें कि अब सीधा सीधा मुकाबला जो है अमित शाह ने अपने हाथ में कमान संभाल ली है और अब हुड्डा और अमित शाह आमने सामने है हरियाणा में? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और अमित शाह की अपनी ये मास्टरी है कि अमित शाह अपनी तरफ से चुनाव को लेकर उस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पार्टी ये मानती है कि अमित शाह की स्ट्रेटेजी से मजबूत स्ट्रेटेजी पार्टी में बनाने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर तौर पर वैसे में गृह मंत्री ये मानते हैं कि जिस जगह पर उनकी 10 साल से सत्ता है वहां पर वो सत्ता में लौट सकते हैं, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का मानना है। और जाहिर तौर पर तीसरी बार यदि सत्ता में आना है तो सीधे तौर पर
बड़े रणनीतिकार, बड़े चाणक्य सामने आएंगे और ये कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि राजधानी से ठीक सटा हुआ ये राज्य है। ऐसे में क्योंकि इसके बाद राजधानी दिल्ली के भी चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर पड़ोस की स्टेट है, ऐसे में उसका असर वहां की राजनीति पर भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आए। अमित शाह को भी इस बात का पता है कि जहां पर पार्टी सत्ता में रहती है वहां एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, लिहाजा हर बार स्ट्रेटेजी, हर बार रणनीति बदलनी पड़ती है, नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति का एक हिस्सा है। आपने देखा कि किस तरीके से मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को लेकर आया गया, यानी एक संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश में पहली बार किसी बीसी वर्ग के ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं बनाया है, यानी उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ मनोहर लाल को जिस तरीके से करनाल से वो सांसद बने और सांसद बनने के बाद केंद्र में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, हालांकि क्योंकि सीनियरिटी वाइज ये जरूर था कि राव इंद्रजीत जो हैं उनका ये लग रहा था कि राव इंद्रजीत को कैबिनेट में लिया जाएगा, मगर उनको फिर भी राज्य मंत्री रखा गया और मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। यानी मनोहर लाल खट्टर के जरिए कहीं ना कहीं जो पंजाबी समुदाय का जो वोट बैंक है उसको एक साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि जीटी रोड जो बेल्ट है हरियाणा की, वहां पर उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मनोहर लाल खट्टर के जरिए उन विधानसभा क्षेत्रों के वोटर को साधा जा सके। यानी अलग अलग जो नेता हैं उनका अलग अलग ढंग से किस तरीके से राजनीतिक फायदा लिया जाए, किस तरीके से किस चेहरे को कहां पर ठीक सेट करना है, इस बात को अमित शाह अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए सीधे तौर पर अमित शाह इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और जहां भी उनको जिस चेहरे की जरूरत होती है वहां पर उस चेहरे को सामने लाकर उस तरीके से संदेश देने की पब्लिक में कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दक्षिणी हरियाणा के क्योंकि बड़े लीडर हैं राव इंद्रजीत, ऐसे में राव इंद्रजीत की नाराजगी है कि उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया, राज्य मंत्री हैं और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत ने कुछ जगह पर जो सार्वजनिक जगह पर जो रैली थी, जो धर्मवीर सिंह के साथ जो रैली शेयर की गई, उन तमाम जगहों पर ये कहा कि पार्टी के अंदर कुछ कार्यकर्ताओं की इन चीजों को लेकर नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर किया जाए। तो आज स्टेज पर जब राव इंद्रजीत सिंह वहां पर मौजूद थे तो वो मौजूदगी कहीं ना कहीं अमित शाह ने दर्शाने की कोशिश की कि राव इंद्रजीत किसी तरीके से अब नाराज नहीं है और पार्टी की तमाम जो रूपरेखा है, पार्टी की तमाम जो रणनीति है, उस रणनीति में वो आगे बढ़कर विधानसभा चुनाव के लिए पूरे जी जान से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यानी पार्टी को एकजुट भी रखना है और अलग अलग जो लीडर हैं उनका जिस जिस क्षेत्र में प्रभाव है उस प्रभाव को देखते हुए वहां पर पार्टी को किस तरीके के राजनीतिक लाभ मिल सकता है, ये कोशिश अपनी तरफ से अमित शाह कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल आलोक, क्योंकि कोशिशें तो अब राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और ख़ास करके बीजेपी के साथ तो ये नाम भी जुड़ा हुआ है कि जोड़ तोड़ की राजनीति को कैसे अपने कब्जे में किया जाए, ये बीजेपी भली भांति जानती भी है। सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि राव इंद्रजीत नाराज थे, जाट नेता भी जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अंदर खाने कहीं ना कहीं वो नाराजगी जरूर दिखती है जाट नेता को, तो वो क्या कैसे मैनेज करेगी बीजेपी? क्या अमित शाह के पास कोई ऐसा मंत्र है? क्योंकि चुनाव जब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जैसे हमने अभी हाल ही में देखा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कई ऐसे नेता है, जाट नेता जो बीजेपी के साथ है, लेकिन कितने दिनों तक साथ है, या यूं कहें कि उनके साथ कितना तालमेल बना पाएगी ये अमित शाह वाली जो स्ट्रेटजी है? देखिए, अमित शाह जो हैं वो चुनाव को देखकर अपनी रणनीति बदलते हैं और क्योंकि उनको पता है कि यदि वो जाट वोट बैंक के कहीं ना कहीं उसका अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि जाट वोट बैंक उनके पक्ष में आ जाए, तो ऐसे में वो नॉन जाट जो वोट बैंक है उसको पार्टी खो देगी। इसीलिए नॉन जाट जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही बीजेपी की इस तरह की छवि है कि जाट जो वोटर है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता है। हरियाणा में क्योंकि एक आम चलन है, आम जो बात है वो ये कहा जाता है, बीजेपी के बारे में पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये बणिये और ब्राह्मणों की पार्टी है। इनको ये माना जाता है कि ये शहरी स्तर की पार्टी है और ऐसे में जो जाट है वोटर वो कहीं ना कहीं ग्रामीण फितरत का वोटर है, तो जो जाट वोटर है वो बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ पार्टी को नहीं नजर आता है। और दूसरा,
उसका बेसिक कारण ये भी है, जिस तरीके से प्रवेश ने भी बताया, कि जो अलग-अलग पार्टियां हैं, क्योंकि जाट वोट बैंक वहां पर बंट जाएगा, जेजेपी में बंट जाएगा, आईएनएलडी में, कांग्रेस में, इस तरह की तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में जाट जो वोटर है वो बटेगा। तो नॉन जाट जो वोटर है, यदि उसको साथ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता का रास्ता आसान बनता है। और कुछ जो कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर ये दिखाने के लिए कि जाट भी उनकी पार्टी में है, ऐसे जो जाट नेता हैं जिसमें कैप्टन अभिमन्यु है या फिर और दूसरे नेता हैं, उनको धर्मवीर सिंह है, उनको पार्टी जिस तरीके से जो अलग-अलग जगह होती है जहां पर ये दिखाना होता है पार्टी को कि उनकी पार्टी में भी जाट नेता हैं और इन नेताओं को भी वो तवज्जो देती है, तो उनको उस तरीके से पार्टी अपने स्तर पर उस तरीके से उनको दिखाती भी है और उनको आगे लाकर उन चेहरे का राजनीतिक फायदा भी लेती है। और अमित शाह तमाम अपनी स्ट्रेटेजी में इस तरह की चीजों को देखते हैं कि जब जहां पर किस तरीके की चीजों की जरूरत है। आपने देखा होगा कि लोकसभा का जब चुनाव था, तो जब कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक़्त दक्षिणी हरियाणा में आए, उन्होंने रैली की, उन्होंने चौधरी बंसीलाल का वहाँ पर नाम लिया। तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि चौधरी बंसीलाल जो है वो जाट समुदाय से आते हैं और उस इलाके में चौधरी बंसीलाल को ये माना जाता है कि चौधरी बंसीलाल प्रदेश के एक बड़े लीडर हैं, उस इलाके के बड़े लीडर थे। तो कहीं न कहीं उसके ज़रिए एक कोशिश रही कि वोटर को ये दिखाने की कोशिश की जाए कि बीजेपी जो है वो चौधरी बंसीलाल की नीति को भी मानती है, चौधरी बंसीलाल के विचार में भी वो आस्था रखती है। इसी तरीके से जब वो सिरसा की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर चौधरी देवीलाल का नाम लेते हैं। यानी जहां पर जिस तरीके का जो लीडर है, कोई पुराना, कोई कहीं ना कहीं जो लीडर जिसकी वहां पर पैठ रही है या फिर जो वहां पर सर्वमान्य रहा है, उस लीडर का नाम लिया जाता है ताकि उस बात का राजनीतिक फायदा लिया जाए। और अमित शाह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कहां पर चुनाव में किस वक्त कौन सी बात कहनी है और किस तरीके से उस चुनावी लड़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस तरीके की कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में ना रहे और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये लड़ाई चली जाए, ये कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल आलोक, क्योंकि जिस तरीके का अब पहले भी जैसे हमने जिक्र किया कि चाणक्य राजनीति का कहा जाता है अमित शाह को, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो चाणक्य की नीति जो है थोड़ी सी फेल होती हुई नजर आई। प्रवेश, क्विक आपसे जानना ये चाहूँगा कि कितना असर देखते हैं खास करके अमित शाह की जो चाणक्य नीति है, क्या हरियाणा में इस बार सत्ता की चाबी पाने में आसानी होगी इस नीति पर चलते हुए? देखिए प्रमोद, चाणक्य नीति का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हरियाणा के जो लोकल मुद्दे हैं, जो धरातल पर जो चीजें हैं, जो सरकार की तरफ से जिनमें कुछ खामियां थी, उनको लेकर विपक्ष जिस तरीके से उनको एड्रेस करेगा, ये चुनाव उस पर लड़ा जाएगा। और जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से आक्रामक रवैया लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और अभी भी जिस तरीके से यात्राएं निकाली जा रही हैं कांग्रेस की ओर से, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, तो एक स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस चल रही है। और वहीं बीजेपी को भी अब ये लग गया है कि 10 साल का जो बीजेपी को भी ये लग गया है कि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि हर सरकार में वो एक आ जाती है कि इतने लंबे समय से जब कोई सरकार में बैठा हुआ होता है तो उसके कदम से जनता खुश नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जिनको ठीक से एड्रेस किया जाना चाहिए था, लेकिन वैसे एड्रेस नहीं किया कर पाती सरकार। तो उसी को देखते हुए ये जो तमाम चुनाव है, ये इस बार जमीनी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और इस बार जो टक्कर है वो जबरदस्त रहेगी। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी कमजोर है या फिर कांग्रेस कमजोर है। जी प्रवेश। जी आलोक, बताइए। देखिए प्रमोद, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा बीजेपी को जवाब देना है। और कांग्रेस जो पार्टी है वो अपनी तरफ से प्रचार में ये कह सकती है कि वो जब सत्ता में आएगी तो इस तरह की चीजें करेगी, मगर बीजेपी के सामने ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी को जवाब देना है कि उसने क्या किया है। वो अब इस बात से नहीं बच सकती कि वो दोबारा जब तीसरी बार सत्ता में आएगी तो इस तरह की चीजें कर देगी। उसको ये जवाब देना है कि 10 साल के शासन में उन्होंने क्या किया और उसी पर उनको वोट मांगनी है। लिहाजा चीजों में फर्क है कि कहां पर कांग्रेस खड़ी है और कहां पर बीजेपी खड़ी है। इसीलिए बीजेपी की जवाबदेही है और कांग्रेस जो है वो आने वाले वक्त के लिए आश्वासन देकर जिस तरीके से
अलग अलग रैलियों में, अलग अलग कार्यकर्ताओं सम्मेलन में जो घोषणाएं की जा रही हैं कि इतनी पेंशन कर दी जाएगी, 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, मकान बनाकर दिए जाएंगे। तो इस तरह की चीजें कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस उस तरह की चीजों को कहकर वो प्रलोभन देकर सत्ता में आने की कोशिश करेगी, मगर बीजेपी के लिए ये मजबूरी है कि बीजेपी को अपना काम दिखाकर वोट मांगनी होंगी। यदि काम नहीं दिखा और काम जनता ने एडमिट नहीं किया तो जाहिर तौर पर उस बात का राजनीतिक नुकसान बीजेपी को रहेगा। जी बिल्कुल आलोक, क्योंकि 10 साल हुड्डा ने जो राज किया था उसका भी जिक्र जो है खास करके हुड्डा खेमा करता रहा है, लगातार ये बताता रहा है कि हमने जो काम किए वो बीजेपी जो है उस तरीके का काम नहीं कर पाई। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में यही रहेगी बीजेपी के लिए कि बीते 10 साल में चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जितने दिन सीएम रहे, जितने साल सीएम रहे, उन्होंने क्या कुछ किया। अब जब नायाब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो क्या कुछ लेकर आते हैं हरियाणा के लिए, क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में अब दिग्गज नेता जो है चुनावी मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी अपने बड़े दिग्गज नेता और खास करके राजनीति के और बीजेपी के खास करके चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को हरियाणा में उतारा है। ऐसे में दूसरी पार्टी की तरफ भी हमारी नज़र रहेगी कि वो क्या हरियाणा में अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, चाहे वो जेजेपी हो दुष्यंत चौटाला की या फिर इनेलो, वो क्या रणनीति अपनाती है उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और एक और अहम बात यह है कि इस बार के चुनाव में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी जो है पुरजोर से जो है चुनावी मैदान में कूदेगी। तो इन तमाम पार्टियों पर भी हमारी नज़र रहेगी और हमारी नज़र रहेगी कि हरियाणा में इस बार क्या होने वाला है, क्या राजनेता जो है किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।